नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू और मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? आंसर कीजिएगा जरा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू और मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्लियर? हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसा की स्थापना किया था। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विलियम विल्किंस को किसने आश्रय दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने ही आश्रय दिया था। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके कार्यकाल में? हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। क्लियर? उसके समय में रोहेला युद्ध 1774, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था, और द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1774 में। इसके तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन फिर क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का यह विरोध करता है, और विरोध स्वरूप इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंच जाता है। जब वह इंग्लैंड पहुंचता है तो वहां पर बर्ग के द्वारा क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडिया हाउस के द्वारा। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1905 में की थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही जनवरी 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंग्लैंड में स्वाधीनता आंदोलन के प्रयासों को सबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है कि 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, जो कि घोषणा में शामिल था। बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया, ये भी घोषणा में शामिल था। बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया, ये भी घोषणा में शामिल था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन घोषणा में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव, ये घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। क्लियर? दिल्ली दरबार का आयोजन यदि आपसे पूछ ले कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है, 1877, 1903 और अंतिम में 1911 में। 1911 में जो
दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वह तीसरा दिल्ली दरबार था जो 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कुल 9 दिनों तक चला था। किस लिए इसका आयोजन किया गया था? जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए इस दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेडिंग थे। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। कहता है कि 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर कीजिएगा जरा, फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिएगा दोस्तों। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां हम कवर करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन, तो फटाफट से यहां पर आंसर को करते चलेंगे, ठीक है। 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1854 में वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना। इस उद्देश्य के लिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिशें भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर कीजिएगा ज़रा। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से लड़ने और भारत को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी में 1000 से अधिक लोगों की एक सेना तैयार की थी। इसे ही इंडियन लीजन और टाइगर लीजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मराठा से जुड़ा हुआ है। 1750 में क्या होता है दोस्तों? कटक मराठा साम्राज्य के अधीन आ जाता है। यह नागपुर के भोंसले, मराठों और बंगाल के अंग्रेजी व्यापारियों के बीच संपर्क का सुविधाजनक स्थान होने के कारण एक व्यापारिक केंद्र के रूप में तेजी से बढ़ता है। 1750 में कटक और 1758 में अटक पर विजय प्राप्त करने के बाद अटक से कटक शब्द पहली बार प्रयोग में लाया गया। किसके द्वारा? मराठाओं के द्वारा। ठीक है, किस लिए लाया गया? मराठा साम्राज्य की सीमा का वर्णन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा था? डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1595 में। 1595 में पहला डच शिप बेड़ा हॉलैंड से भारत के लिए किसके नेतृत्व में रवाना हुआ था? कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में। यह बेड़ा उत्तमासा अंतरिप पार कर मलय ग्रुप पहुंचा और वहां से काफ़ी सामान लेकर 1597 ईस्वी में कहां पर पहुंच गया? हॉलैंड वापस लौट गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था? 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था? आंसर कीजिएगा जरा। शारदा एक्ट का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बाल विवाह से संबंधित था। शारदा एक्ट बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। यह बिल 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस बिल के द्वारा क्या होता है? लड़कियों की विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष और लड़के की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में बदल कर इसे कितना कर दिया गया है? 18 और 21 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 सितंबर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। इसमें एक तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, दूसरी ओर मित्र राष्ट्र थे, इसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन शामिल थे। इसमें क्या होता है? लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे
और लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे। अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? आंसर कीजिएगा जरा। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुर्तगालियों ने। भारत में पहला प्रेस पुर्तगालियों ने शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? 1550 में। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं तो 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा निकाला गया था। इसे 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1797 क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई कब होती है? 23 जून 1757 को होती है। किनके किनके बीच होती है? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, उसका नाम क्या होता है? मीर जाफर। यह क्या करता है? अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है। ठीक है, यही कारण है कि सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो जाती है। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर कीजिएगा जरा। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध में था। बेगम हजरत महल, यदि आपसे पूछ ले 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया था? लखनऊ में किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। क्लियर? और उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? लखनऊ में किया था। वह इस लड़ाई में हार जाती है और नेपाल में शरण लेती है, जहां पर उनकी मृत्यु कब होती है? 1879 में। इस विद्रोह को लखनऊ में किसने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिए। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को। कहां पर? ढाका में। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह खां, बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? शह सुल्तान मोहम्मद शाह, यानी आगा खां तृतीय। लीग के उद्देश्य क्या क्या थे? मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना, मुसलमानों के बीच भारत के अन्य समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रह के उदय को रोकने का प्रयास करना। ये सभी जो है मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक गांव है भावरा नामक स्थान पर हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने, यदि आपसे पूछ ले, 1928 में लाहौर में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्होंने किसका बदला लिया था? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। 27 फरवरी 1931 को लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए ये क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। चलिए
देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। किसकी जगह ली थी? लॉर्ड लॉरेंस की जगह पर इन्हें भारत का वायसराय बनाया गया था। इनके कार्यकाल में पहली जनगणना होती है 1872 में। ये अनियमित जनगणना थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि नियमित जनगणना भारत में कब शुरू की गई थी? 1881 में शुरू की गई थी। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। लेकिन लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया जाता है कहाँ पर? अंडमान में। इसके द्वारा शेर अली अफरीदी के द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है। अफरीदी को फांसी कब चढ़ाई गई थी? 11 मार्च 1872 को। 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसके पहले प्रिंसिपल कौन बनाए गए थे? कर्नल सर ओलिवर सेंट जॉन इसके पहले प्रिंसिपल बनाए गए थे। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए, फटाफट करते चलिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीन भारत में व्यापारियों के रूप में अंतिम रूप से आए थे? अंतिम रूप से कौन से व्यापारी भारत आए थे? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी। किसने की थी? कोलबर्ट ने की थी। किस शासक के कार्यकाल में? लुई 14वें के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री के स्थापित की थी। कब की थी? 1668 में। 1669 में फ्रांसीसी अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं कहाँ पर? मुसलीपट्टनम में। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ साथ ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को भी समाप्त कर दिया था? किस संधि ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ साथ ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध को भी समाप्त कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सला चैपल की संधि के द्वारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1746 से 1748 तक चला था। किस युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध किन के बीच हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। यही कारण है कि भारत में भी इस विद्रोह का असर पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1748 में दोनों के बीच संधि होती है। कौन सी संधि? एक्सला चैपल की संधि होती है और इस एक्सला चैपल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो जाता है। संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांसीसी मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर देता है जो उन्होंने इस युद्ध के दौरान जीता था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? सही आंसर हो जाएगा क्या? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इसकी पत्नी का क्या नाम होता है? बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिपाहियों, जमींदारों और किसानों की सहायता से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों पर चौतरफा आक्रमण किया था, लेकिन सर कॉलिन कैम्पबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों द्वारा जो पेंशन मिलने वाला था उसे स्वीकार नहीं किया और अपना जीवन नेपाल में बिताने लगी और वहीं पे 1879 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर कीजिएगा जरा। वेलोर विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? वेलोर विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1806 में। वेलोर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 जुलाई 1806 को वेलोर में, जो कि तमिलनाडु में है। किस लिए शुरू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। विद्रोहियों ने वेलोर किले पर कब्जा कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। इस दमन के दौरान
इसके दमन के दौरान 600 लोग मारे गए और इसके बाद 100 विद्रोहियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कीजिएगा जरा। 1857 में विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी जोशी थे। पुस्तक रिवेलियन इन 1857 ए सिंपोजियम किसने लिखा था? पूरन चंद जोशी द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1986 में। जोशी के अध्ययन के अनुसार 1857 का विद्रोह रूढ़िवादी भारतीय और ब्रिटिश सदस्य के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? घोषणा की बात हो रही है दोस्तों, 16 अक्टूबर को लागू की गई थी, लेकिन घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। किस लिए? मुस्लिम बहुल प्रांतों को बनाने के उद्देश्य से। यह प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में द्वैध शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? किस अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा की आयोग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल या वायसराय को। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 104 में क्या प्रावधान था? अवशिष्ट मामलों पर निर्णय लेने का प्रावधान था। अवशिष्ट मामलों पर निर्णय कौन लेते थे? गवर्नर जनरल या वायसराय। इस प्रकार अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। वर्ष 1907 में सर कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने की थी? किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एमएल धिंगरा, यानी मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या की थी। इसके विरोध में 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। वे किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना कब की थी? 1905 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? चलिए आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्हीं के कार्यकाल में भारत स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।